कर दिया था डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ पापा कर दिया, 2 भी और 6 भी। जी नमस्ते आकाश भाई, आवाज़ ठीक ठाक आ रही है? हाँ अंशु भाई नमस्ते, बहुत नमस्कार। जी वसंत भाई नमस्कार। आवाज़ पहुंच रही है ठीक ठाक या कुछ करूं? ज़्यादा कुछ कर तो नहीं पाऊंगा, फिर भी बस पूछ लेता हूं, जैसा लोग सब पूछते हैं कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। जी वसंत भाई नमस्कार, आवाज़ आ रही है वसंत भाई? आवाज़ पहुंच रही है अंशु? ओके ठीक है, शुक्रिया। मित्रों आप सबका नमस्कार और स्वागत। जिन मित्रों के नाम यहाँ दिख रहे हैं मैं उनको ही संबोधित कर पा रहा हूँ फ़िलहाल। आकाश भाई हैं, अंशु चौधरी हैं, वसंत दादा हैं हमारे, वसंत सकरगाई जी। आपकी आवाज़ कब दोस्तों तक नहीं पहुंचती है भाई, वाह बिल्कुल सही कहा। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं जो चिंतन साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था है उसके प्रति अपना विनम्र भाव व्यक्त करता हूं मैं कि मुझे आपने इस काव्य श्रृंखला के लिए आमंत्रित किया
और संभवतः मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने जो अंशुल चौधरी जी हैं उनकी पोस्ट से मुझे जानकारी मिली थी कि इस श्रृंखला में 10 कवि कविता पाठ करेंगे और इसका आगाज़ मुझे करना है, मैं शुरुआत करूँगा। तो मैं सचमुच आभारी हूँ और एक महत्वपूर्ण काम दिया है। मेरे अंदर थोड़ा सा संकोच भी है कि पता नहीं आगाज़ कैसा होगा, जिसमें आगे और बड़े और महत्वपूर्ण कवियों को यहाँ कविता पाठ करना है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे तो मित्र हैं जो मुझे जानते हैं, वसंत भाई हमारे हैं, बहुत प्रिय और अभिन्न मित्र हमारे, लेकिन जो नए साथी इसमें जुड़ रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा अपना संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम मणि मोहन है और मैं विदिशा ज़िले से हूँ। विदिशा ज़िले के एक छोटे से कस्बा है गंज बासुदा, मैं वहाँ को बिलोंग करता हूँ और वहाँ एक महाविद्यालय में अंग्रेजी का शिक्षक हूँ। अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, बच्चों को अंग्रेजी साहित्य पढ़ाता हूँ। और अभी तक 4 कविता संकलन मेरे प्रकाशित हुए हैं, जिसमें अभी बहुत लेटेस्ट 2020 में मेरी एक किताब आई थी, भिड़ियों ने कहा शुभ रात्रि, लेटेस्ट कविता संकलन। और थोड़ा बहुत अनुवाद भी करता हूँ, तो 3-4 अनुवाद की पुस्तकें हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण कवि रोमानिया के मारिन सोरेस्क्यू, उनकी किताब का उनकी एंथोलॉजी का मैंने अनुवाद किया था। और इसके अलावा कुछ टर्की के जो लेखक हैं, लेखिकाएँ हैं। जी नीरज भाई, स्वास्थ्य कैसा है आपका? तो टर्की के कुछ लेखक हैं, उनकी कवि हैं, उनकी कविताओं का अनुवाद मैंने किया था। और अभी बहुत लेटेस्ट में ही करीब 2 महीने पहले एक किताब मेटिन जेंगिज करके एक कवि हैं, वहाँ के समकालीन कवि हैं, तो उनकी एक एंथोलॉजी जो अंग्रेजी में थी उन्होंने ही अनुवाद किया था, उसका हिंदी में अनुवाद किया है। हर तरफ युद्ध की दुर्गंध है। और इस बीच जब थोड़ी बहुत कविता और इस सबसे मोनोटोनी हो जाती है तो कभी कभार कैमरा उठा लेता हूँ, तो थोड़ी बहुत फोटोग्राफी का शौक़ है, वो अभी मैं करता रहता हूँ। बहरहाल एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। और अब मैं ज़्यादा समय भूमिका में ना लेते हुए कविताएं कुछ पढ़ना चाहूँगा मैं। तो मैं अपनी कुछ चुनी हुई कविताएं, कुछ मेरी अपनी जो मुझे बहुत प्रिय कविताएं हैं, उनसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। तो पहली कविता है, मैं बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखता हूँ, मेरे सारे मित्रों को मालूम है। कभी कभार ऐसा होता है कि 8 या 10 पंक्ति से बड़ी कविता मेरे से लिखा जाती है, या इसे आप मेरी सीमा भी कह सकते हैं, इसे आप मेरी स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, जो भी है। बहरहाल मैं एक कविता से शुरू कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है थोड़ी सी भाषा। थोड़ी सी भाषा। बच्चों से बतियाते हुए अंदर बची रह जाती है थोड़ी सी भाषा। बची रह जाती है थोड़ी सी भाषा प्रार्थना के बाद। बच्चों से बतियाते हुए अंदर बची रह जाती है थोड़ी सी भाषा। बची रह जाती है थोड़ी सी भाषा प्रार्थना के बाद। थोड़ी सी भाषा बच ही जाती है अपने अंतरंग मित्र को दुखड़ा सुनाने के बाद भी। थोड़ी सी भाषा बच ही जाती है अपने अंतरंग मित्र को दुखड़ा सुनाने के बाद भी। किसी को विदा करते वक्त जब अचानक आ जाती है प्लेटफॉर्म पर धड़धड़ाती हुई ट्रेन, तो शोर में बिखर जाती है थोड़ी सी भाषा। किसी को विदा करते वक्त जब अचानक आ जाती है प्लेटफॉर्म पर धड़धड़ाती हुई ट्रेन, तो शोर में बिखर जाती है थोड़ी सी भाषा। चली जाती है थोड़ी सी भाषा किसी के साथ, फिर भी बची रह जाती है थोड़ी सी भाषा घर के लिए। फिर भी बची रह जाती है थोड़ी सी भाषा घर के लिए। जब भी कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, वह रख देती है अपने थरथराते होंठ मेरे होंठों पर। जब भी कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, वह रख देती है अपने थरथराते होंठ मेरे होंठों पर। थोड़ी सी भाषा फिर बची रह जाती है। थोड़ी सी भाषा फिर बची रह जाती है। दिन भर बोलता रहता हूँ कुछ ना कुछ, फिर भी बचा रहता है अनकहा। दिन भर बोलता रहता हूँ कुछ ना कुछ, फिर भी बचा रहता है कुछ ना कुछ अनकहा। बची रह जाती है थोड़ी सी भाषा इस तरह। बची रहती है थोड़ी सी भाषा
इस तरह, अब देखो ना कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बचा कर लाया हूँ थोड़ी सी भाषा इस कविता के लिए। अब देखो ना कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बचा कर लाया हूँ थोड़ी सी भाषा इस कविता के लिए। शुक्रिया भाई मनकामना पथिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नीरज भाई स्वागत है आपका। तो ये कविता जो मैंने अपने जो दूसरा संकलन था मेरा शायद, उससे मैंने लिया। एक और कविता जो मैं आत्मकथ्य की तरह पढ़ता रहता हूँ अक्सर मैं, वह कविता भी आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। इसके बाद सिलसिला कुछ जमता है। जी नीरज भाई शुक्रिया। आत्मकथ्य इसका शीर्षक है। कविता ने दूर किया मुझे बहुत सी गैर जरूरी चीज़ों से। कविता ने दूर किया मुझे बहुत सी गैर जरूरी चीज़ों से, बहुत से गैर जरूरी दृश्यों से। कविता ने दूर किया मुझे बहुत सी गैर जरूरी चीज़ों से, बहुत से गैर जरूरी दृश्यों से। जगाए रखा मुझे कविता ने रात रात भर। जगाए रखा मुझे कविता ने रात रात भर। जुगनू दिखाए झींगुरों का संगीत सुनाया। अंधेरे का डर दूर भगाया, अपने सपनों की कथा सुनाई। जगाए रखा मुझे कविता ने रात रात भर। जुगनू दिखाए झींगुरों का संगीत सुनाया। अंधेरे का डर दूर भगाया और सपनों की कथा सुनाई। कविता ने रोका मुझे घटिया लतीफ़ों पर हंसने से। कविता ने रोका मुझे घटिया लतीफ़ों पर हंसने से। रोका मुझे दंगाइयों की भीड़ में शामिल होने से। कविता ने रोका मुझे घटिया लतीफ़ों पर हंसने से। रोका मुझे दंगाइयों की भीड़ में शामिल होने से। कविता ने बरकरार रखी मेरी आँखों की नमी। कविता ने बरकरार रखी मेरी आँखों की नमी। कविता ने मेरा धर्मांतरण किया। कविता ने मेरा धर्मांतरण किया और मेरे अंदर का मनुष्य बचाए रखा। और मेरे अंदर का मनुष्य बचाए रखा। तो ये एक आत्मकथ्य की तरह यह एक कविता थी। एक और कविता मैं पढ़ना चाहूँगा। थोड़ी अलग तरह की ये कविता है। इसका शीर्षक है क्रिकेट। ये मैं अपने दूसरे संकलन से पढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे मैं अपने जो बाकी के जो इसके बाद के संकलन हैं उनसे भी कुछ प्रतिनिधि अपनी या चुनी हुई कविताएं आपको सुनाऊंगा। ये दूसरे संकलन शायद से है। क्रिकेट इसका शीर्षक है। थोड़ी अलग तरह की कविता है, आप देखिएगा। कि पूरा हुआ अर्धशतक, बल्लेबाज ने अपना सर ऊपर उठाकर ईश्वर से कहा शुक्रिया। पूरा हुआ अर्धशतक, बल्लेबाज ने अपना सिर ऊपर उठाकर ईश्वर से कहा शुक्रिया। कभी शतक पूरा हुआ, कभी कोई विकेट गिरा, कोई कैच लपका गया तो कोई छूट गया। जीत के लिए जरूरी रन कभी बना कभी नहीं बना। मैच की आखिरी गेंद पर जड़ दिया किसी ने छक्का। कभी हारते हारते जीत गए तो कभी फिसल गई हाथों से जीत। हर जीत के साथ खिलाड़ियों ने ऊपर देखा और ईश्वर से कहा शुक्रिया। हर जीत के साथ खिलाड़ियों ने ऊपर देखा और ईश्वर से कहा शुक्रिया। क्रिकेट एक बेहद दिलचस्प खेल है। क्रिकेट एक बेहद दिलचस्प खेल है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ, अनिश्चितताओं से भरा हुआ। और अंत में ईश्वर के बारे में एक दिलचस्प बात। क्रिकेट एक बेहद दिलचस्प खेल है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ। और अंत में ईश्वर के बारे में एक दिलचस्प बात। उसे तुम्हारे इस खेल में जरा भी दिलचस्पी नहीं। उसे तुम्हारे इस खेल में जरा भी दिलचस्पी नहीं। हो सकता है तुम्हारे मैच के दरमियान वह किसी गांव या कस्बे की गली में, हो सकता है तुम्हारे मैच के दरमियान वह किसी गांव या कस्बे की गली में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा हो टेनिस बॉल से क्रिकेट। हो सकता है तुम्हारे मैच के दरमियान वह किसी गांव या कस्बे की गली में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा हो टेनिस बॉल से क्रिकेट। तो यह एक कविता थी जी। शुक्रिया राहुल भाई, नमस्कार। शुक्रिया नीरज भाई। एक
बहुत मैं कुछ अलग तरह की, जो सामान्यतः अमूमन मैं कविताएं पढ़ता रहता हूँ, जो बहुत जिन्हें कहना चाहिए बहुत सिग्नेचर पोइम्स है मेरी, या जो बहुत लोकप्रिय कविता हैं, मैं उनसे थोड़ा सा अलग हट के आज मैं थोड़ी कविताएं पढ़ रहा हूँ इस मंच पर। तो ये कविता है एलीट क्लास, इसका शीर्षक है एलीट क्लास। ये भी बहुत कम लोगों ने, मित्रों ने इसे सुनी हुई है। इसका शीर्षक है एलीट क्लास। एलीट क्लास के कुत्ते हैं ये, अपने मालिकों के साथ घूमते हैं लग्जरी गाड़ियों में, शैम्पू से नहाते हैं, बिस्किट खाते हैं सुबह शाम और सैर पर निकलते हैं। एलीट क्लास के कुत्ते हैं ये, अपने मालिकों के साथ घूमते हैं लग्जरी गाड़ी में, शैम्पू से नहाते हैं, बिस्किट खाते हैं और सुबह शाम सैर पर निकलते हैं। पामेरियन, अल्सेशियन, बुलडॉग, डॉबरमैन, पता नहीं इन कुत्तों के बारे में क्या सोचते हैं मेरी गली के आवारा कुत्ते। पामेरियन, अल्सेशियन, बुलडॉग, डॉबरमैन, पता नहीं इन कुत्तों के बारे में क्या सोचते हैं मेरी गली के कुत्ते। रश्क करते हैं इनकी किस्मत से, कोसते हैं अपनी किस्मत को, नफ़रत करते हैं इनसे, या फिर अपनी आज़ादी को लेकर एक सर्वमान्य सहमति है इनके बीच। पता नहीं मेरी गली के आवारा कुत्ते क्या सोचते हैं इन कुत्तों के बारे में। रश्क करते हैं इनकी किस्मत से, कोसते हैं अपनी किस्मत को, नफ़रत करते हैं इनसे, या फिर अपनी आज़ादी को लेकर एक सर्वमान्य सहमति है इनके बीच। पता नहीं गली के इन कुत्तों को पता भी है या नहीं कि अपनी मर्जी से नहीं रहते ये कुत्ते अपने शानदार घरों में। पता नहीं गली के इन कुत्तों को पता भी है या नहीं कि अपनी मर्जी से नहीं रहते ये कुत्ते अपने शानदार घरों में। दिसंबर की किसी सर्द रात में अपने घर लौटता हुआ कोई बच्चा सड़क से उठाकर नहीं लाया इन्हें। दिसंबर की किसी सर्द रात में अपने घर लौटता हुआ कोई बच्चा सड़क से उठाकर नहीं लाया इन्हें, और ना बारिश से बचने के लिए ये घुसे हैं इन शानदार बंगलों में, और ना बारिश से बचने के लिए घुसे हैं ये इन शानदार बंगलों में। बच्चों के हिस्सों की रोटी खाकर और पानी मिला दूध पीकर भी नहीं होते ये बड़े। बच्चों के हिस्से की रोटी खाकर और पानी मिला दूध पीकर नहीं होते ये बड़े। इन्हें खरीद कर लाया गया है बाजार से, इन्हें खरीद कर लाया गया है बाजार से। ये कुत्ते इन आलीशान घरों में पसरे हुए सन्नाटे और उदासी से बतियाते हैं। ये कुत्ते इन आलीशान घरों में पसरे हुए सन्नाटे और उदासी से बतियाते हैं, भौंकते हैं स्मृतियों और दुस्वप्नों पर। इन आलीशान घरों में पसरे हुए सन्नाटे और उदासी से बतियाते हैं, भौंकते हैं स्मृतियों और दुस्वप्नों पर। परछाइयों से लड़ते हैं। पता नहीं मेरी गली के कुत्तों को यह बात पता भी है या नहीं कि विदेशों में रहते हैं इनके मालिकों के बच्चे, और ये कुत्ते इन घरों में बिल्कुल बच्चों की तरह रहते हैं। बहुत शुक्रिया सतीश नूतन जी, शुक्रिया मिथिलेश भाई, स्वागत है। प्रभात मिलिंद जी नमस्कार, बड़ा अच्छा लग रहा है आप हैं। आप सब मित्रों का स्वागत है जिनके मैं देख पा रहा हूँ यहाँ इतनी दूर से, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। एक और कविता जिसका शीर्षक है हार्वेस्टर। चैत की पकी हुई फसल इंतजार कर रही है कटैयों का। चैत की पकी हुई फसल इंतजार कर रही है कटैयों का। संशय में है गेहूं की बालियां कि शायद हार्वेस्टर से पहले इस बार आ जाएं चैतुए। चैत की पकी हुई बालियां इंतजार कर रही हैं कटैयों का। संशय में है गेहूं की बालियां कि शायद हार्वेस्टर से पहले इस बार आ जाएं चैतुए। गेहूं की इन मासूम बालियों को शायद नहीं पता कि हरे रंग की जिस दैत्याकार मशीन को वे हार्वेस्टर समझ रहे हैं। गेहूं की इन मासूम बालियों को शायद नहीं पता कि हरे रंग की जिस दैत्याकार मशीन को वे हार्वेस्टर समझ रहे हैं, दरअसल एक टैंक है जिसने तकनीकी बर्बरता के साथ तहस नहस कर दिया है
चैतुओं का घर संसार। दरअसल एक टैंक है जिसने तकनीकी बर्बरता के साथ तहस नहस कर दिया है चैतुओं का घर संसार। बालियों के भीतर दुबके अन्न के दानों की स्मृति में आज भी ताज़ा है चैतुओं के मासूम बच्चों की किलकारियाँ। बालियों के भीतर दुबके अन्न के दानों की स्मृति में आज भी ताज़ा है चैतुओं के मासूम बच्चों की किलकारियाँ और फसल काटते हुए उनके कंठ से निकले फागुन के गीत। और फसल काटते हुए उनके कंठ से निकले फागुन के गीत। गेहूं की इन मासूम बालियों को शायद नहीं पता कि यहाँ से मीलों दूर अपने उजाड़ संसार में भूख से बेहाल चैतुए पकी हुई फसलों के संसार में आने के लिए किस कदर बेचैन हैं। गेहूं की इन मासूम बालियों को शायद नहीं पता कि यहाँ से मीलों दूर अपने उजाड़ संसार में भूख से बेहाल चैतुए पकी हुई फसलों के संसार में आने के लिए किस कदर बेचैन हैं। जी शुक्रिया। दादा कृष्ण बख्शी का स्वागत है। मिथिलेश भाई शुक्रिया। मित्रों, ये कुछ कविताएं मैंने अपना एक संकलन था शायद जो अंतिका प्रकाशन से आया था 2013 में, उससे मैंने कुछ कविताएं सुनाई। कुछ कविताएं मैं अपना जो एक तीसरा संकलन है उससे आपको मैं सुनाना चाहूँगा। एक कविता है थोड़ा अलग तरह की। ईश्वर की दिनचर्या। ईश्वर की दिनचर्या ये बहुत एक सामान्य सा एक दृश्य है जो हम लोग सब गांव कस्बों से जुड़े हुए लोग देखते हैं कि कई बार जब हम बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं जाते हैं दूर अंचल में, या कई बार तो जंगल में भी हमें कोई छोटा सा देवता का स्थान दिख जाता है, वो लोक देवता का भी हो सकता है, छोटी सी मड़िया हमें मिल जाती है। तो ये कविता मैंने लगभग वहीं से उठाई है और इसको ईश्वर की दिनचर्या के साथ जोड़कर मैंने कुछ अपनी बात कहने की कोशिश की है। अगर रहता होगा ईश्वर तो कितने सुकून से रहता होगा इस छोटी सी मड़िया में जो आबादी से दूर जंगल में बनी हुई है। अगर रहता होगा ईश्वर तो कितने सुकून से रहता होगा इस छोटी सी मड़िया में जो आबादी से दूर जंगल में बनी हुई है। शायद किसी एकांत प्रिय व्यक्ति ने बनवाई होगी यह मड़िया, पता नहीं कौन सी मनौती पूरी हुई हो उसकी, और किसी नौसीखिए कारीगर ने बनाया होगा इसे बरसों पहले। पता नहीं कौन सी मनौती पूरी हुई हो उसकी, और किसी नौसीखिए कारीगर ने बनाया होगा इसे बरसों पहले। कितने आराम से कट रहे होंगे दिन, कितने आराम से कट रहे होंगे दिन। न आरती का झंझट, न संध्या वंदन का इंतजार, न भोग की लालसा। न आरती का झंझट, न संध्या वंदन का इंतजार, न भोग की लालसा। जब मन करता होगा निकल जाता होगा ईश्वर जंगलों में। जब मन करता होगा निकल जाता होगा ईश्वर जंगलों में। खा लेता होगा गिलहरी के कुतरे हुए बेर या सुआ कटेल अमरूद। घूमता रहता होगा यूं ही बेसबब जंगलों में। जब थक जाता होगा तो लौट आता होगा अपनी मड़िया में। घूमता रहता होगा यूं ही बेसबब जंगलों में, और जब थक जाता होगा तो लौट आता होगा अपनी मड़िया में। और फिर नींद में आती होगी पूरी सृष्टि, और फिर नींद में आती होगी पूरी सृष्टि। नदी वृक्ष पहाड़ झरने, धरती समुद्र आकाश तारे, फूल तितली स्त्री और बच्चे, सपनों में आती होगी पूरी सृष्टि। सपनों में आती होगी पूरी सृष्टि। सूर्य की पहली किरण के साथ खुल जाती होगी उसकी नींद। सूर्य की पहली किरण के साथ खुल जाती होगी इसकी नींद। हो सकता है देर तक सोते हो महाराज इतवार को मेरी तरह। हो सकता है देर तक सोते हो महाराज इतवार को मेरी तरह। फिर दतौन करता होगा नीम या बबूल की, और फिर नहाता होगा किसी पहाड़ी झरने के नीचे खड़े होकर। फिर दतौन करता होगा नीम या बबूल की, और फिर नहाता होगा किसी पहाड़ी झरने के नीचे खड़े होकर। कितना आनंद है इस धरती पर, कितना आनंद है इस धरती पर, कितना आनंद है
मनुष्य की तरह जीने में कम से कम एक बार तो जरूर सोचता होगा ईश्वर। कितना आनंद है इस धरती पर, कितना आनंद है मनुष्य की तरह जीने में कम से कम एक बार तो जरूर सोचता होगा ईश्वर। कितना सुखद लगता है इस तरह ईश्वर के बारे में सोचना, कितना सुखद लगता है इस तरह ईश्वर के बारे में सोचना। एक और कविता, इस कविता का जी मौसमी जी नमस्कार, बहुत स्वागत आपका, मौसमी परिहार जी भोपाल से। शायद दुख और निराशा के क्षणों में हम बार बार लौटते हैं इसे छोटे से शब्द की तरफ जिसे शायद कहते हैं। दुख और निराशा के क्षणों में हम बार बार लौटते हैं इस एक छोटे से शब्द की तरफ जिसे शायद कहते हैं। भाषा के आसमान का यह एक टूटा हुआ सितारा है। भाषा के आसमान का यह एक टूटा हुआ सितारा है। सुना है किसी टूटते हुए तारे को देखकर मन में जो भी इच्छा करो वह पूरी हो जाती है। सुना है किसी टूटते हुए तारे को देखकर मन में जो भी इच्छा करो वह पूरी हो जाती है। यह एक छोटा सा शब्द जो महाप्राण की कविता में कभी नील कमल बन जाता है तो कभी बदल जाता है कमल नेत्र में। राम की शक्ति पूजा वगैरह वगैरह में जो एक मिथक जो यूज़ किया है निराला ने, वही मैंने बात की है कि यह एक छोटा सा शब्द जो महाप्राण की कविता में कभी नील कमल बन जाता है तो कभी बदल जाता है कमल नेत्र में। दुनिया की तमाम भाषाओं के अंधकार में, दुनिया की तमाम भाषाओं के अंधकार में मौजूद है यह शब्द जुगनू की तरह बुझता चमकता। दुनिया की तमाम भाषाओं के अंधकार में मौजूद है यह शब्द जुगनू की तरह बुझता चमकता। यह एक छोटा सा शब्द जो बारिश, हवा और बर्फबारी के बीच, यह एक छोटा सा शब्द जो बारिश, हवा और बर्फबारी के बीच ओ हेनरी की कथा में चिपका हुआ है। यह एक छोटा सा शब्द जो बारिश, हवा और बर्फबारी के बीच ओ हेनरी की कथा में चिपका हुआ है, आईवी की लता से गहरे हरे रंग का पत्ता बनकर, गहरे हरे रंग का पत्ता बनकर। तो यह एक कविता थी शायद। एक मैं बीच बीच में थोड़ी सी बहुत छोटी छोटी मैं कविताएं लिखता हूं जो अभी मैंने नहीं सुनाई हैं आपको, तो उनमें से मैं आपको दो तीन बहुत छोटी कविताएं आपको चार चार पंक्तियों की हैं वो मैं आपको सुनाता हूं। एक कविता है कि कुछ कहा मैंने, कुछ उसने सुना, कुछ कहा मैंने, कुछ उसने सुना, फिर डूबती चली गई भाषा सांसों के समंदर में। कुछ कहा मैंने, कुछ उसने सुना, फिर डूबती चली गई भाषा सांसों के समंदर में। हम देर तक मनाते रहे जश्न भाषा के डूबने का। कुछ कहा मैंने, कुछ उसने सुना, फिर डूबती चली गई भाषा सांसों के समंदर में। हम देर तक मनाते रहे जश्न भाषा के डूबने का। एक और छोटी सी कविता है कि सिर्फ तिनकों के सहारे नहीं बनते घोंसले, सिर्फ तिनकों के सहारे नहीं बनते घोंसले। देखो जरा गौर से, देखो जरा गौर से, कुछ टूटे हुए पंख भी दिख जाएंगे यहाँ वहाँ। देखो जरा गौर से, कुछ टूटे हुए पंख भी दिख जाएंगे यहाँ वहाँ। शुक्रिया प्रभात मिलिंद जी, मेटाफर्स अच्छे हैं जी, बहुत आभार। हौसला, आप हमेशा हौसला देते हैं मुझे। एक और छोटी सी कविता है।
बारिश को लेकर एक छोटी सी कविता है बारिश को लेकर। बारिश, यह रेनकोट पहने हुए आदमी का एकालाप नहीं। बारिश, यह रेनकोट पहने हुए आदमी का एकालाप नहीं। प्यासी धरती की कोख में दुबके हुए बीज की प्रार्थना है। बारिश, यह रेनकोट पहने हुए आदमी का एकालाप नहीं। प्यासी धरती की कोख में दुबके हुए बीज की प्रार्थना है। दुस्वप्न कविता की मांग लगातार मेरी तरफ से हो रही है। बीमार आदमी की मांग पूरी की जाए। दुस्वप्न, मैं देखता हूँ नीरज भाई, दुस्वप्न दरअसल जी शायद यही होना चाहिए। दुस्वप्न, नदी नीलाम हो रही है। नदी तट पर जमा हैं बड़े बड़े औद्योगिक घराने, नेता और सरकारी नुमाइंदे। नदी नीलाम हो रही है। नदी तट पर जमा हैं बड़े बड़े औद्योगिक घराने, नेता और सरकारी नुमाइंदे। पहली बारिश के साथ शुरू होगी नीलामी और फिर किसी एक की हो जाएगी हमारी नदी। नदी नीलाम हो रही है। नदी तट पर जमा हैं बड़े बड़े औद्योगिक घराने, नेता और सरकारी नुमाइंदे। पहली बारिश के साथ शुरू होगी नीलामी और फिर किसी एक की हो जाएगी हमारी नदी। सबसे ऊंची बोली लगाकर इसे खरीदेगा कोई दम्भी सिरफिरा नर पशु। सबसे ऊंची बोली लगाकर इसे खरीदेगा कोई दम्भी सिरफिरा नर पशु और अपनी शादी की सालगिरह पर गिफ्ट कर देगा अपनी बीवी को। और फिर अपनी शादी की सालगिरह पर गिफ्ट कर देगा अपनी बीवी को। हो सकता है उसकी बीवी के नाम पर हो जाए हमारी नदी का नाम। हो सकता है उसकी बीवी के नाम पर हो जाए हमारी नदी का नाम। वो देखो आसमान में घुमड़ रहे हैं काले बादल। वो देखो आसमान में घुमड़ रहे हैं काले बादल। बस शुरू होने ही वाली है बारिश। बस शुरू होने वाली है बारिश। अभी नीरज भाई मेरे पास दुस्वप्न शीर्षक से यही कविता मेरे सामने आई। पता नहीं आप किस, और हो सकता है कोई और भी कविता हो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। एक कविता और जो मुझे बहुत मनपसंद कविता है जो मेरी, इसका शीर्षक है इतवार की एक सुबह। इतवार की एक सुबह। यह एक अलग तरह की सुबह है और सुबहों से एकदम अलग, देसी गुलाब की तरह खिली हुई इतवार की सुबह। यह एक अलग तरह की सुबह है और सुबहों से एकदम अलग, देसी गुलाब की तरह खिली हुई इतवार की सुबह। काँव काँव करता हुआ एक कौआ अभी अभी उड़ा है किसी दरख्त से। काँव काँव करता हुआ एक कौआ अभी अभी उड़ा है किसी दरख्त से। एक पल के लिए मैं अपने अधिकारी के बारे में सोचता हूँ और खिलखिलाकर हंस पड़ता हूँ। यह कल्पनाओं की सुबह है। काँव काँव करता हुआ एक कौआ अभी अभी उड़ा है किसी दरख्त से। एक पल के लिए मैं अपने अधिकारी के बारे में सोचता हूँ और खिलखिलाकर हंस पड़ता हूँ। यह कल्पनाओं की सुबह है। बगीचे की बाउंड्री वॉल पर दौड़ती हुई निकल जाती हैं दो नन्ही गिलहरियाँ। बगीचे की बाउंड्री वॉल पर दौड़ती हुई निकल जाती हैं दो नन्ही गिलहरियाँ। उफ, मैं तो भूल ही गया उनसे पूछना सेतु समुद्रम की कथा। बगीचे की बाउंड्री वॉल पर दौड़ती हुई निकल जाती हैं दो नन्ही गिलहरियाँ। उफ, मैं तो भूल ही गया उनसे पूछना सेतु समुद्रम की कथा। भूलने से याद आया यह तो भूलने की सुबह है। भूलने से याद आया यह तो भूलने की सुबह है। एक एक कर बुहारना है अभी सप्ताह के बाकी तमाम दिन। एक एक कर बुहारना है अभी सप्ताह के बाकी तमाम दिन। और फिर बगीचे में गिरे हुए सूखे पत्तों के साथ उनमें आग लगानी है। एक एक कर बुहारना है अभी सप्ताह के बाकी तमाम दिन। और फिर बगीचे में गिरे हुए सूखे पत्तों के साथ उनमें आग लगानी है। हालांकि मुझे पता है वे फिर पैदा होंगे अपनी ही राख से फिनिक्स की तरह। हालांकि मुझे पता है वे फिर पैदा होंगे अपनी ही राख से फिनिक्स की तरह।
बहरहाल इस वक्त मुझे सिर्फ इस सुबह के बारे में सोचना है जो खिली हुई है अपराजिता की लता में नीले रंग की तितली बनकर। बहरहाल इस वक्त मुझे सिर्फ इस सुबह के बारे में सोचना है जो खिली हुई है अपराजिता की लता में नीले रंग की तितली बनकर। बहुत आभार, शुक्रिया मित्रों। एक कविता है जो थोड़ी, इसका शीर्षक है बिल्ली। बहुत सारे हमारे पूरी एक परंपरा है, कवियों ने, बहुत सारे कवियों ने बिल्ली पर भी लिखा हुआ है। अंग्रेजी में तो जो अमेरिकन कवियत्री हैं सिल्विया प्लाथ, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत इमेजरी बिल्ली को लेकर उनकी एक कविता में आती है। तो मैंने भी कोशिश की है इसको लेकर, तो प्रस्तुत है आपके बीच में, जिसका शीर्षक है बिल्ली। शाम होते ही रोज घात लगाकर बैठ जाती है एक बिल्ली लताओं के झुरमुट के करीब, जहाँ चिड़ियों ने बना रखे हैं अपने घोंसले। शाम होते ही रोज घात लगाकर बैठ जाती है एक बिल्ली लताओं के झुरमुट के पास, जहाँ चिड़ियों ने बना रखे हैं अपने घोंसले। मैं दौड़ता हूँ बिल्ली की तरफ और खदेड़ आता हूँ उसे दूर तक। मैं दौड़ता हूँ बिल्ली की तरफ और खदेड़ आता हूँ उसे दूर तक, पर बिल्ली बहुत शातिर है, वह लौटती है दबे पाँव और फिर बैठ जाती है घात लगाकर। पर बिल्ली बहुत शातिर है, वह लौटती है दबे पाँव और फिर बैठ जाती है घात लगाकर। बहुत अच्छे से जानती है बिल्ली मनुष्य और उसके स्वभाव को। बहुत अच्छे से जानती है बिल्ली मनुष्य और उसके स्वभाव को। वह अच्छी तरह जानती है चिड़ियों की भाषा भी। वह अच्छी तरह जानती है चिड़ियों की भाषा भी। और एक हम हैं ढपोर शंख, और एक हम हैं ढपोर शंख MA MPhil PhD, और एक हम हैं ढपोर शंख MA MPhil PhD, जिसे परिंदों की इतनी भी भाषा नहीं आती, जिसे परिंदों की इतनी भी भाषा नहीं आती कि सावधान कर सकें खतरे के वक्त। एक हम हैं ढपोर शंख MA MPhil PhD, जिसे परिंदों की इतनी भी भाषा नहीं आती कि सावधान कर सकें खतरे के वक्त, कि बचा सकें उन्हें शिकार होने से, कि बचा सकें उन्हें शिकार होने से। टाइम कितना हुआ भाई? 8:40। एक और कविता जो रचना हमारी प्रक्रिया को लेकर भी है, लेकिन बहुत मज़ेदार ढंग से उस पूरी प्रक्रिया को, रचना प्रक्रिया को ख़ास तौर से, क्योंकि रचना प्रक्रिया पर बातचीत करना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। एक तो एक पॉइंट हम लोग जो है कवि जो रहते हैं, अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम खुद अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में ठहर कर कभी सोचते नहीं हैं इस तरह से कि क्या है हमारे पोइटिक प्रोसेस, क्या है, उस तरह से हम सोचते नहीं हैं। कई बार इसमें संकोच भी होता है हमें बताने में कि आत्मश्लाघा, आत्ममुग्धता जैसा भी होता है। तो हम लोगों की जो रचना प्रक्रिया होती है कवियों की, वो बहुत टुकड़ों में सामने आती है, और वो इन टुकड़ों में जी चंद्रकांता जी, बहुत आभार, शुक्रिया और स्वागत आपका। और ये टुकड़ों में हमारी कविताओं के माध्यम से ही रचना प्रक्रिया आती है। तो किसी लेखक की, कवि की रचना प्रक्रिया अगर समझना है, देखना है, तो उसकी कविताएं, उसकी जो रचना कर्म है, उसी में से हमें निकालना होगा। तो एक कविता है जिसका शीर्षक है बर्तन गिरने की आवाज़ें। बर्तन गिरने की आवाज़ें। उसके हाथों से छूटकर खूब गिरते हैं बस बर्तन। ये मुझे हर लाइव में, मेरा जो ये डॉगी महाराज हैं, ये मुझे परेशान करते हैं। ये इस समय भी मेरी टेबल के नीचे घुसा हुआ है। उसे लाइव से थोड़ा सा पता नहीं, बहुत ज़्यादा उसे ऊब गया है। वो इतना लाइव इस बीच में हुए हैं इस कोरोना काल में कि वो परेशान हो जाता है जब भी कोई लाइव होता है। इस वक्त भी वो नीचे बैठा हुआ है मेरे और परेशान कर रहा है मुझे। तो इस कविता का शीर्षक है बर्तन गिरने की आवाज़ें।
वो उसके हाथों से छूटकर खूब गिरते हैं बर्तन, कभी आंगन में तो कभी किचन में। उसके हाथों से छूटकर खूब गिरते हैं बर्तन, कभी आंगन में तो कभी किचन में। फर्श पर गिरने के बाद हर बर्तन की अपनी एक खास आवाज़ और फिर उसकी खिलखिलाहट। फर्श पर गिरने के बाद हर बर्तन की अपनी एक खास आवाज़, फिर उसकी खिलखिलाहट। शुरू में बड़ी झल्लाहट होती थी, फिर धीरे धीरे मैं भी अभ्यस्त हो गया। शुरू में बड़ी झल्लाहट होती थी, फिर मैं भी अभ्यस्त हो गया इन आवाज़ों का। अभ्यस्त ही नहीं अब तो बल्कि सिद्ध हो गया। अभ्यस्त ही नहीं बल्कि सिद्ध हो गया। अब तो हालत यह है कि वहाँ से आती है कोई आवाज़ और यहाँ किताब पढ़ते पढ़ते मैं उस बर्तन का नाम बता देता हूँ। अब तो हालत यह है कि वहाँ से आती है कोई आवाज़ और यहाँ किताब पढ़ते पढ़ते मैं उस बर्तन का नाम बता देता हूँ। धीरे धीरे ही सही, पर अब जान गया इसमें कुछ भी अजीब नहीं। धीरे धीरे ही सही, पर अब जान गया इसमें कुछ भी अजीब नहीं। हमारे हाथों से भी तो छूटती हैं चीज़ें, हमारे हाथों से भी तो छूटती हैं चीज़ें। कभी कलम, कभी चश्मा तो कभी कोई किताब। कभी कलम, कभी चश्मा तो कभी कोई किताब। अब देखो ना, कविता लिखते हुए ही छूट जाते हैं कितने ही जरूरी शब्द, प्रतीक, बिंब, मिथक और विचार। अब देखो ना, कविता लिखते हुए ही छूट जाते हैं कितने ही जरूरी शब्द, प्रतीक, बिंब, मिथक और विचार। छूट जाता है कभी वक्त तो कभी अर्थ छूट जाता है। छूट जाता है कभी वक्त तो कभी अर्थ छूट जाता है। कभी कभी तो हद हो जाती है, कभी कभी तो हद हो जाती है। कविता लिखते हुए हाथों से फिसल जाती है पूरी की पूरी कविता। कविता लिखते हुए हाथों से फिसल जाती है पूरी की पूरी कविता। जैसे एक दिन किचन में उसके हाथों से फिसल कर गिरा था पानी से भरा हुआ मिट्टी का एक घड़ा। कभी कभी तो हद हो जाती है, कविता लिखते हुए हाथों से फिसल जाती है पूरी की पूरी कविता। जैसे एक दिन किचन में उसके हाथों से फिसल कर गिरा था पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा। और फिर कई कई दिनों तक मन में बनी रहती है छूटी हुई कविता की अनुगूंज। और फिर कई दिनों तक मन में बनी रहती है छूटी हुई कविता की अनुगूंज। ये कुछ कविता थी। एक इस संकलन से अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ, इसके बाद एक दो कविताएं और पढ़ूंगा मैं। बस आप लोगों का खून जो है ज़्यादा मैं नहीं पीऊँगा। इस कविता का शीर्षक है पानी। सामान्य सी बात है, कोई बहुत सामान्य से शब्द हैं और सामान्य सी दृश्य हैं जिनमें मैं प्रवेश करता हूँ या मैं देखता हूँ। उन्हीं दृश्यों को लेकर ये सब कविताओं की बुनावट है। मीलों दूर से किसी स्त्री के सिर पर बैठकर घर आया एक घड़ा पानी। मीलों दूर से किसी स्त्री के सिर पर बैठकर घर आया एक घड़ा पानी। प्रणाम इस सफ़र को, प्रणाम इस सफ़र को, इन पैरों को, इनकी थकन को। मीलों दूर से किसी स्त्री के सिर पर बैठकर घर आया एक घड़ा पानी। प्रणाम इस सफ़र को, इन पैरों को, इनकी थकन को, और अंत में प्रणाम इस अमृत को, और अंत में प्रणाम इस अमृत को। तो ये कुछ कविताएं थी जो मैंने अपना तीसरा जो संकलन था दुर्दिनों की बारिश में रंग, बोधि प्रकाशन से ये सेट में आया था। 10 रुपये इसकी कीमत थी इस किताब की। 100 रुपये के सेट में ये शामिल थी। एक दो कविताएं और मैं पढ़कर अपनी वाणी को भी विश्राम दूंगा और आप लोगों को भी मुक्ति दूंगा। एक दो कविताएं छोटी छोटी जो मैं अपने लेटेस्ट जो संकलन है उससे मैं पढ़ रहा हूँ। भेड़ियों ने कहा शुभ रात्रि, उससे मैं पढ़ रहा हूँ। पहली कविता है मृत्यु चाहती है। मृत्यु चाहती है कि उसके आने के बाद बहुत भीड़ भाड़, शोर शराबा और नारेबाजी ना हो। मृत्यु चाहती है कि उसके आने के बाद बहुत भीड़ भाड़,
शोर शराबा और नारेबाजी ना हो। मृत्यु चाहती है कि सड़कों पर ना निकले मीलों लंबा काफिला। मृत्यु चाहती है कि सड़कों पर ना निकले मीलों लंबा काफिला, कि जाम में ना फंसे अस्पताल जाती कोई प्रसूता, किसी बीमार को ले जाती सायरन बजाती कोई एम्बुलेंस, या इंटरव्यू के लिए घर से निकला कोई नौजवान। मृत्यु चाहती है कि सड़कों पर ना निकले मीलों लंबा काफिला, कि जाम में ना फंसे अस्पताल जाती कोई प्रसूता, किसी बीमार को ले जाती सायरन बजाती कोई एम्बुलेंस, या इंटरव्यू के लिए घर से निकला कोई नौजवान। और अंत में मृत्यु चाहती है कि बस आत्मीय जन ही शामिल हो अंतिम यात्रा में। और अंत में मृत्यु चाहती है कि बस आत्मीय जन ही शामिल हो अंतिम यात्रा में। एक और कविता एक छोटी सी कविता है जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उनको बहुत पसंद है। ये 5-6 लाइन की एक कविता है और इसका शीर्षक है बीमार। एक बूढ़ी स्त्री ने जब अपनी दवा की पर्ची के साथ अपने बेटे की तरफ एक मुड़ा तोड़ा नोट भी बढ़ाया, एक बूढ़ी स्त्री ने जब अपनी दवा की पर्ची के साथ अपने बेटे की तरफ एक मुड़ा तोड़ा नोट भी बढ़ाया, तो एहसास हुआ कि ये दुनिया वाकई बीमार है। तो एहसास हुआ कि ये दुनिया वाकई बीमार है। अंतिम 2 कविताएं मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें एक कविता है तस्वीरें। चूँकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं बहुत छोटी सी कविताएं हैं, दोनों 2 मिनट के अंदर मैं समाप्त कर दूंगा। कभी कभी फ़ोटोग्राफी भी थोड़ा बहुत करता हूं, मैं कैमरा उठा के निकल जाता हूं, तो वहीं कहीं से ये कविता आई है। तो इसका शीर्षक है तस्वीरें। एक तितली को नृत्य करते हुए देखता हूँ, एक तितली को नृत्य करते हुए देखता हूँ बगीचे में। भागता हूँ घर की तरफ कैमरा उठाने, जब तक लौटता हूँ वो हवा में तब्दील हो चुकी होती है। एक तितली को नृत्य करते हुए देखता हूँ बगीचे में, भागता हूँ घर के भीतर कैमरा उठाने, जब तक लौटता हूँ वो हवा में तब्दील हो चुकी होती है। कभी किसी फूल को देखता हूँ खामोशी से खिलते हुए, और जब तक लौटता हूँ उसके पास वो तितली में बदल चुका होता है। कभी किसी फूल को देखता हूँ खामोशी से खिलते हुए, और जब तक लौटता हूँ उसके पास वो तितली में बदल चुका होता है। इसी तरह चिड़िया बादल बन जाती है और बादल चिड़िया, इसी तरह चिड़िया बादल बन जाती है और बादल चिड़िया। सारी तस्वीरें झूठी हैं, सारी तस्वीरें झूठी हैं, इन्हें देखना पर किसी खूबसूरत झूठ की तरह, इन्हें देखना पर किसी खूबसूरत झूठ की तरह। अंतिम कविता मैं यहाँ उपस्थित हमारे जो सारे कवि मित्र हैं, सुनील भाई नमस्कार, बहुत शुक्रिया, मिथिलेश भाई, नीरज भाई, आप सब मित्रों को मेरे, नीरज जी, मिथिलेश जी, वसंत भाई, और जो इस जो मंच है इसके पूरे आयोजक गण, आप सब सुधीजनों को समर्पित यह मेरी अंतिम कविता है इस कविता पाठ की। और आपको शुभकामनाएं भी कि आगे उम्मीद करता हूं कि शायद ठीक ठाक आगाज़ हुआ होगा आपके इस आयोजन का। इस कविता का शीर्षक है अपने पाठकों से मुखातिब एक अधूरी कविता। अपने पाठकों से मुखातिब एक अधूरी कविता। कविता पढ़ते हुए कहीं कुछ कमी लगे तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ लेना। कविता पढ़ते हुए कहीं कुछ कमी लगे तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ लेना, और कुछ अतिरिक्त लगे तो घटा देना बेझिझक। कविता पढ़ते हुए कहीं कुछ कमी लगे तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ लेना, और कुछ अतिरिक्त लगे तो घटा देना बेझिझक। बंद दरवाज़ों वाली अंधेरी गली में वक्त बेवक्त मैं खटखटाता रहूँगा तुम्हारे घर का दरवाज़ा।
बंद दरवाज़ों वाली अंधेरी गली में वक्त बेवक्त मैं खटखटाता रहूँगा तुम्हारे घर का दरवाज़ा, बतियाता रहूँगा, मांगता रहूँगा किसी न किसी बहाने आशा और भाषा। बतियाता रहूँगा, मांगता रहूँगा किसी न किसी बहाने आशा और भाषा। अपनी आधी अधूरी कविताओं के साथ बार बार आता रहूँगा तुम्हारे पास। अपनी आधी अधूरी कविताओं के साथ बार बार आता रहूँगा तुम्हारे पास। जैसे सांझ घिरते ही घर दौड़कर आते हैं छोटे बच्चे अपनी माँ के पास। जैसे सांझ घिरते ही दौड़कर आते हैं छोटे बच्चे अपनी माँ के पास। अपने पूरे अधूरेपन के साथ लौटता रहूँगा तुम्हारे पास। अपने पूरे अधूरेपन के साथ लौटता रहूँगा तुम्हारे पास। जी नीरज भाई, एक कविता की और मेरे से कह रहे हैं। 4 पंक्ति की ये कविता है, बहुत छोटी सी कविता है। ये मैं अंतिम कविता के रूप में इसको पढ़ता हूँ और इस वादे के साथ पढ़ रहा हूँ कि इसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने ये अंतिम ही कविता थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक कविता का जिक्र किया है नीरज भाई ने, नीरज मिश्रा जी ने दिल्ली से, तो मैं वो कविता सुनाकर इस कविता पाठ को ख़त्म करूँगा। तो उस कविता कुछ यूँ है कि शाम ढलते ही मुझे अपनी अधिकांश कविताएँ याद हैं, खासकर जो छोटी कविताएँ हैं वो मुझे याद रहती है, किताब ना भी हो तो मैं उन्हें सुना सकता हूँ। शाम ढलते ही अपने घरों की तरफ लौट पड़े परिंदे। शाम ढलते ही अपने घरों की तरफ लौट पड़े परिंदे। आज फिर अपनी परछाइयाँ गिरा गए मेरी छत पर। आज फिर अपनी परछाइयाँ गिरा गए मेरी छत पर। ये एक छोटी सी कविता थी। तो मैंने ये जी बसंत भाई शुक्रिया, मिथिलेश जी बहुत शुक्रिया, अंशु भाई मैं एक बार पुनः आपके इस मंच का जो चिंतन साहित्यिक और सांस्कृतिक जो संस्था है उसके प्रति विनत भाव से आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि यह जो बीड़ा आपने उठाया है काव्य पाठ, अगले 10 कवियों को यहाँ आना है, पढ़ना है। मुझे मालूम है वे सभी बड़े कवि होंगे, महत्वपूर्ण कवि होंगे। आपने मेरे से इस कविता पाठ की शुरुआत कराई, मैं इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके इस आयोजन का आगाज़ करूँ, शुरुआत करूँ। और उम्मीद करता हूँ कि कविताएं आप सबको पसंद आई होंगी और बहुत ठीक ठाक शायद शुरुआत हुई हो। एक बार पुनः आप सबका शुक्रिया और आभार और नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, ध्यान रखें अपना और शुभकामनाएं।